आखिरी चिट्ठी। दिन के 12 बजते ही रक्तो बेचैन हो जाती थी। तुरंत अपने बक्से की तरफ झपटती थी और एक चिट्ठी निकालकर अमरिया की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज भी 12 बजते ही उसने ऐसा ही किया। आंगन में बैठी माँ उसे देखकर भी अनजान बन गई और रक्तों के दरवाजे से बाहर जाते ही अपने पल्लू से अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पोंछने लगी। यही वह समय होता था जब डाकिया अपनी साइकिल पर चिट्ठियों से भरा बस्ता रखकर अमरिया के सामने पगडंडी से गुजरता था। रक्तो रोज आशा भरी नजरों से डाकिया बाबू को इस उम्मीद से देखती थी कि हो सकता है कि कभी चाचा उसे कोई चिट्ठी पकड़ाकर कहें कि बिटिया यह लो, आज तो तुम्हारे नाम पवन बाबू की चिट्ठी आई है। वह दौर गुजर साल से ऊपर बीत चुका था जब यही चाची हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी लाकर देते थे और बड़े प्यार से पुकारते थे, रख तो बिटिया, दामाद बाबू का सनेमा आ गया है, तैयार कर लो ससुराल जाने की। और फिर माँ से हंसते हुए कहते थे, बड़ी भाग्यशाली हो भौजी, हीरा जैसे दामाद खोज कर लाई हो, कितना प्यार करते हैं हमारी बिटिया से। रक्तों के गाल यह बात सुनकर ही गुलनार हो जाते थे। हाथ से ओढ़नी का पल्लू पकड़ शरमाई शरमाई सी वहां से भागकर कोठरी में समा जाती थी। 5वीं तक पढ़ी थी रक्तो, तो चिट्ठी पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी। जोड़कर पति की वह प्रेम की पाती को पढ़ लेती थी। उफ, कैसी कैसी प्यार की शायरी से भरी होती थी ये चिट्ठियाँ। लगता था कि पवन बाबू ने दिल ही चोर कर रख दिया है। सामने न जाने कितने वादे साथ जीने मरने के, जाने प्यार की कितनी कस्मों से भरी रहती थी वे बतिया। सदा लिखते थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, 7 जन्मों का नाता है मेरा तुम्हारा, मैं तो 14 जन्मों तक तुम्हारा ही रहूँगा। रख तो बिना तुम्हारे मेरे कुछ नहीं। उन्हीं चिट्ठियों को छाती से लगाए सोती थी रख तो, उन्हें चिट्ठियों को पकड़कर रात भर रोती थी रख तो। पति के साथ बिताए वह दिन तो बेचैन कर रहे थे रक्तों के। आज आंखों से आंसुओं की निर्झरा नदी सैलाब बनकर बह रही थी। कभी इन्हीं चिट्ठियों को सखियों संग बैठ पड़ती थी रक्तो, उनको छेड़खानियों का मजा लेती थी रक्तो। वे पढ़ पढ़कर कितनी चुटकियाँ लेती थी चिट्ठी में लिखी शायरियों पर। जितनी चुटकी उतने ही गाल दहेकते थे रक्तों के। आंखें लज्जा से झुक जाती थी पर मन ही मन मुस्काती ही रहती थी रक्तो। अब डाकिया चाचा यह इंतजार वह रोज करती थी 12 बजे। चाचा भी जानते थे कि रक्तों को किस उम्मीद पर बैठी रहती है रोज, पर अब वह आवाज़ नहीं लगाते थे कि बिटिया तुम्हारी चिट्ठी आई है पवन बाबू की। वह उसी पगडंडी से रोज गुजरते थे, दिल पर बोझ लेकर भरसक प्रयास करते थे कि रक्तों की आंखों की उम्मीद से उनकी आंखें न टकरा जाए। वह सिर नीचे किए जल्दी से जल्दी वहाँ से गुजरने की कोशिश करते थे। जानते थे कि जब तक वह दिखेंगे तब तक रक्तों की आंखें उनका पीछा करेगी। कितनी बार लिख चुके हैं महकमे में कि यहाँ से उनका तबादला करवा दे, पर न तो तबादला ही हो रहा है और न रक्तों की आंखों की वीरानी झेली जा रही थी। यहाँ बैठकर रक्तो अपने ब्याह की यादों के समंदर में डूबी जा रही थी। रोज की तरह 5वीं में पढ़ती थी रक्तो जब बापू ने माँ को खुश खबरी सुनाई थी कि शहर में रहने वाले मनोहर लाल श्रीवास्तव जी के सुपुत्र चिरंजीव पवन कुमार के साथ रक्तो का ब्याह तय हो गया है। पवन कुमार उस समय 10वीं में पढ़ते थे और 2 माह बाद रक्तो का ब्याह हो गया था। रक्तो बहुत खुश थी। अपने ब्याह पर नए नए गहने, नए नए कपड़े, जाने कितनी मिठाइयाँ छुप छुप कर खाई थी सखियों संग, कोई हिसाब नहीं। गौने की रस्म 3रे साल की ठहरी और वह नन्ही सी रक्तो श्रीमती रक्तो बन गई। ब्याह के बाद माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी, यह कहते हुए कि अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी का काम सीखना है, ससुराल में यही विद्या काम आएगी। 3रे बरस गौना हुआ का छैल छबीला पति पाकर रक्तो निहाल हो गई। उस पर पवन का इतना प्यार कि वह बली बली जाती थी। पवन भी सुगढ़ अपूर्व सुंदरी पत्नी के रंग में रंग गया। बालक वर बालिका वधू पढ़ाई लिखाई छोड़कर पवन बाबू बिन पत्नी के आगे पीछे डोलने लगा।
मूंछ की रेख तो अभी निकली ही शुरू हुई थी। दोनों की नासमझी उस दौर में थे कि कुछ सूध-बूध नहीं रही। बस रक्तो दिन भर ठुमकती और पवन बाबू निहाल होते रहते। माँ की आंखों से बचकर सारे दिन पवन बाबू का वह प्यार का गागर ही तो मन में फांस की तरह चुभता है। यादों की वह गठरी दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती। वह सोने से दिन थे, चांदी से रातें थी। जब दो नौजवान होती धड़कनें किसी बंधन को नहीं मानना चाहती थी, माँ की सतत निगरानी फेल हो जाती थी। दोनों हर मिले मौके में दिन रात एक दूसरे में खोए रहते थे। दिन रात प्रेम के जूलों के पैंग भरने का नतीजा यह निकला कि पवन बाबू 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। मनोहर लाल श्रीवास्तव जी के लगने लगा कि नासमझ बहू के रहते पवन बाबू की पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो जाएगी। तुरंत रक्तों के बापू को बुलाया गया, सब बातें समझाई गई। फिर कहा गया कि पढ़ाई पूरी होने तक रक्तो मायके में ही रहेगी, उसके उपरांत उसे ससुराल बुला लिया जाएगा। दोनों नावगतुक प्रेम के दीवानों पर यह फैसला गाज बनकर गिरा। ना तो किसी ने ब्याह में मर्जी पूछी और न दोनों को दूर करते समय यही दौर था जब पवन बाबू प्रेम रस की धार बहाते हुए चिट्ठी लिखा करते थे। पहले हर हफ्ते चिट्ठी आती रही, फिर महीने में एक बार, फिर चिट्ठी 6 महीने में पाकर 5 साल बाद पवन बाबू परीक्षा पास करते ही ऑफिसर की नौकरी पा गए। रक्तों की आंखों में सुनहरे सपने सजने लगे कि अब वह पति के पास होगी, प्यार का सुनहरा संसार बसेगा। कि वह गाज फिर गिरा किसकी कल्पना रक्तों ने नहीं की थी। चिट्ठियों के बढ़ते अंतराल को वह पवन बाबू की बढ़ती व्यवस्था को मानती रही। वह यह नहीं समझ पाई कि यह दूरियां अब मन की दूरियों में तब्दील हो चुकी है। आज उस आखिरी चिट्ठी आए 6 माह गुजर गए हैं, जिसमें पवन बाबू ने लिखा है कि अब वे ऑफिसर की कैटेगरी में हैं और अनपढ़ पत्नी के साथ उनका गुजर बसर नहीं हो सकता है, अतः वे तलाक चाहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती उनके माता पिता की है कि कच्ची उम्र में उनका ब्याह हो गया था, और अगर रक्तो चाहे तो उनके साथ रह सकती थी। वे गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। रक्तो के प्रेम के घरौंदे की नींव इतनी कच्ची निकली कि किसी सुजाता वर्मा ने उसकी जगह पवन बाबू के जीवन में ले लिया, जो उनके ही साथ पढ़ी थी और साथ ही नौकरी कर रही थी। टूटे हुए सपनों के साथ रक्तो का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। वह हर दिन उस आखिरी चिट्ठी के साथ अमरिया में इंतजार करती है कि डाकिया चाचा कहे कि रक्तो बिटिया, पवन बाबू का सनेमा आ गया है, अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। रक्तो जानती थी कि यह मृग मरीचा का भंवर जाल है जिससे वह कभी भी नहीं उबरेगी। यह वह प्यास है जो अब कभी बुझेगी नहीं। पर एक बार वह ऑफिसर बाबू से पूछना चाहती थी कि अगर यह शादी उनकी गलती नहीं है तो क्या यह शादी रक्तों की गलती है, और अगर उसकी भी गलती नहीं है तो सज़ा की हकदार सिर्फ वही क्यों है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।